ही हैं, उसमें सबसे बड़ी आज के दौरे हाजिर में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी वजारत कोई करता है या उसका सबसे बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल कोई है तो वो श्रीमान प्रशांत किशोर जी की ज़ात है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं आवाज़ दूंगा जन सुराज अभियान के सूत्रधार श्रीमान प्रशांत किशोर जी को कि वो हम सभी के सामने अपनी बात रखें। नमस्कार। वकील साहब ने शिकायत दर्ज कराई है तो जवाब भी बनता है। पहले तो माफी इस बात के लिए कि आपको 2 घंटा बैठना पड़ा और आप घर देर से जाएंगे। हमको तो घर जाना नहीं है, हमको तो यहीं रहना है। आपके लिए शनिवार है, हमारा होली भी आप ही के गांव में यही बीतेगा और हमारे साथ सैकड़ों लोगों का होली, दिवाली, छठ, हम लोग की भी इच्छा है कि शाम में जाएं और आपके जितना सुंदर घर न भी हो तो हम लोग का भी घर है जहां अपने परिवार, हमारे भी बच्चे, जहां हमें भी जाना है उसको छोड़कर आए हुए। लेकिन ये इस बात के लिए एक्सक्यूज नहीं है कि क्यों लेट हैं। लेट इसलिए नहीं है कि हम कहीं बाहर से आ रहे हैं। आपको मंच है दिया, आपकी इच्छा हुई, आपने 15 मिनट बात करी, किसी दूसरे सज्जन की इच्छा है उसने 2 मिनट बात करी। हमारा ये दबाव नहीं है, ये मेरा मंच नहीं है जहां मैं ही बोलूं। इस जिले के सारे शिक्षक जो अभी इवैल्यूएशन का काम कर रहे हैं, शायद कुछ लोग यहां भी बैठे हों, वो अपना इवैल्यूएशन खत्म करके आकर मिलने बैठे थे। अब किसको रोका जाए? उनको पहुंचना था 5 बजे, वो पहुंचे 6 बजे और 6 बजे से हर शिक्षक के बाद पास कुछ बोलने के लिए है तो किसका माइक रोक ले। लेकिन ये आपका कहना ठीक है, हम लोग को और बेहतर होना चाहिए। मीटिंग में देरी से आने का कोई की वजह नहीं है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरा देखिए, ये जो जन सुराज है ये दल नहीं है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये कोई सामाजिक आंदोलन भी नहीं है। बहुत लोग के बुझाता कि दल नहीं खे तो आंदोलन करत तड़न, कुछ लोग को बुझाता कि आंदोलन करके दल बनावत तड़न। ये दोनों में कुछ भी नहीं है, ना ये दल है ना आंदोलन है। ये एक प्रयास है, जो बात आप लोगों ने कही कि समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। क्योंकि जो राजनीति है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें राजनीतिक दल उस पूरे व्यवस्था का एक हिस्सा मात्र है। दल पूरी व्यवस्था नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था का एक छोटा हिस्सा है। तो ये प्रयास है कि समाज की मदद से एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए जिसमें दल बने तो उन लोगों के द्वारा बनाया जाए जो समाज के सही लोग हों, जो समाज को सुधारने का जज्बा जिनके अंदर है, जिनके अंदर काबिलियत है। होगा कैसे? वो उस प्रक्रिया पर निकले हैं, रास्ते पर चले हैं। आपने ठीक कहा, यात्राएं तो बहुत हो रही हैं, ये कोई यात्रा ही नहीं है, इसमें कोई किलोमीटर फिक्स नहीं है। हमने ये नहीं कहा है कि हम कितना किलोमीटर चलेंगे कि कितने दिन में करेंगे। हमने शुरू में लिखा था 3500 किलोमीटर, अभी लिखा है 4500 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर हम चल चुके और सिर्फ 4 ही जिला हुआ है। हमने शुरू में तय किया था कि 1.5 साल लगेगा, 6 महीना हो गया। हम इतने बेवकूफ हैं कि 4 ही जिला में फंसे हुए हैं। हमसे जो ज्यादा होशियार यात्रा करने वाले लोग हैं, हमसे बेहतर समझ वाले लोग हैं, देखिए राहुल जी ने 6 महीने में पूरे देश की यात्रा कर डाली और नीतीश कुमार तो इतने होशियार हैं कि 1 महीना में पूरे राज्य की यात्रा ही नहीं की, इसका पूरा समाधान भी कर दिया। सिर्फ हमको और हमारी स्थिति नहीं बदली, बाकी उन्होंने सारा समाधान कर दिया। मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ हम लोगों ने देखा, सब कुछ ठीक कर दिया। तो उतनी समझ तो मुझे है नहीं। पदयात्रा समाज को जानने और समझने का एक तरीका है, एक माध्यम है। पदयात्रा करने से बिहार नहीं सुधरेगा, पदयात्रा करने से बिहार की गरीबी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, ये सब नहीं, कुछ नहीं सुधरने वाला है।
हम 5,000 किलोमीटर चलें या 50,000 किलोमीटर। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जिस समाज के बेहतरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं, कम से कम जाकर उसको एक बार अपनी आंख से देखें कि उसकी परेशानी क्या है। ये जाकर देखें कि आपके बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं उन विद्यालयों की दशा क्या है। जब आप बीमार पड़ते हैं, जिस अस्पताल में जाते हैं उस अस्पताल में दवा और डॉक्टर है कि नहीं। कई बार हम लोग जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग, जिसको अपने आप को हम लोग समझदार कहते हैं, हम लोग को यह भ्रम हो जाता है कि हम ही लोग को सब पता है। आपने अभी एक तर्क दिया कि रोड तो बहुत अच्छा हो गया है, तो मान्यवर रोड जरूर अच्छा हो गया है, स्टेट और नेशनल हाईवे अच्छा हो गया है। गांव में रहने वाला अगर कोई यहां व्यक्ति है तो 1200 गांव में चलने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी गांव में रोड नहीं है। किसी भी गांव वाले को खड़ा करा लीजिए, ये दिखाता है कि आपने गांव में चलना छोड़ दिया है। हम भी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन हमको भी नहीं पता था। मैं आपको ये बता रहा हूं इसलिए, ये आपकी और हमारी बात नहीं है। मैं भी बिहार में ही पैदा हुआ हूं। मेरे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। अपने 9 बच्चों में एक ही बच्चे को बनिहारी करके बैलगाड़ी चला के पढ़ाया, तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बने। तो ऐसा नहीं है कि हम बिहार को जानते नहीं हैं। और कई लोग, हमारे घर वाले भी कहते हैं कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, क्या जान जाओगे नया बिहार में घूम के। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर दिन कुछ नया नया सीखने को, देखने को मिलता है। हर आदमी जानता है, गांव में मैं गया हूं तो उसकी विकरालता का अनुभव कर पा रहा हूं। उस महिला के चेहरे पर खुशी देखता हूं जब मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसी व्यवस्था बन जाए कि आपका हस्बैंड यहीं रहे, तो वो चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए, तो उसके चेहरे की जो चमक है वो आप कहीं अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हम 1 साल निकले हैं, अभी अपने आप को बहुत बड़ा वीर बता रहे हैं कि हम अपना घर परिवार छोड़कर 1 साल निकले हैं। बिहार के ज्यादातर परिवारों की दुर्दशा यह है कि उनको अपने परिवार के साथ रहने को सुख कभी मयस्सर ही नहीं हुआ है। आप 20 साल 25 साल के हो गए, अगर आप पढ़ने लिखने में होशियार हैं तो आपका बच्चा आपसे दूर ही रहता है। अगर आप गरीब घर के हैं, अगर आपको नौकरी लग गई तो आप बाहर हैं। गरीब घर के हैं तो मजदूरी करने के लिए 20-25 साल की उम्र में पीठ पर आपने झोला बांध लिया। भेड़ बकरियों के लोग नहीं है, तब तक उनको अपने परिवार से साल में 10-15 दिन के सिवा कभी मुलाकात नहीं होनी है। हम और आप वही काम करके महात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर परिवार के लोग अपने पत्नी, अपने बच्चे के साथ तो रहते ही नहीं है बिहार में। ये विकरालता का अनुभव हो रहा है जब मैं पैदल चल रहा हूं। जब नीचे गांव में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि लोगों, जब 100 बच्चे बाहर आगे दौड़ते हैं तो बिहार में गरीबी का आलम यह है। और हमने भी काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, तो कुछ हद तक दोष मेरा भी है। जब लड़के सामने चलते हैं तो 100 बच्चों में 50 बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर अभी भी शुद्ध कपड़ा नहीं है। ज्यादातर बच्चों के शरीर पर चप्पल, पैर में चप्पल नहीं है। पढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये देखने और समझने निकले हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, या समझ लीजिए कि इस चीज को अनुभव करना चाहते हैं अपने आंख से कि अगर जीवन में इसको सुधारने का कोई रास्ता निकालने का मौका मिला तो किसी के कहने पर, किसी के दूसरे के अनुभव पर नहीं, खुद के देखे हुए आधार पर आगे रास्ता निकालें। पहली बात आप समझिए कि बिहार में इतनी गरीबी, इतनी बदहाली है क्यों। ये ज्यादातर लोगों से आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा कि आज की जो सरकार है ये अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए बिहार में ये दुर्दशा है। कुछ आदमी ये भी कहेगा कि अरे लालू जी के राज में इतना खराब हो गया है कि अभी कितना सुधरेगा। कुछ लोग पीछे कांग्रेस की सरकारों को दोष देंगे, लेकिन अगर आप इन विषयों को सही में समझना चाहते हैं, आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50 के दशक में देश के सबसे अच्छे राज्यों में गणना जिस राज्य की होती थी, बिहार उन राज्यों में एक था। ये जो हम लोग का ढलान है ये शुरू हुआ 1965 के बाद।
1965 के बाद बिहार हर साल किसी न किसी विकास के मानक पर दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ता गया है। लालू जी मुख्यमंत्री बने हैं 1990 में। 1990 आने से पहले ही बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बन गया था। कहीं पर जो आप राजनीतिक सामाजिक चर्चा में बैठते हैं तो कोई आपको ये नहीं बताता है, हम लोग कभी चर्चा भी नहीं करते हैं कि 1965 से 1990 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बन गया। उसकी एक वजह रही है 1967 से 1990 के बीच में 23 साल के कालखंड में बिहार में बहुत लंबे दौर की राजनीतिक अस्थिरता का होना। 1967 से 1990 के 23 साल के कालखंड में बिहार में कुल 25 सरकार आई और गई। यहां जितने लोग बैठे हैं, आपको जयप्रकाश नारायण का आंदोलन याद है, आप में से सब बिहार में राजनीति तो सबको आता है, लेकिन सब लोग मिल जाएगा तब भी 25 सरकार का नाम नहीं बता पाएगा। बिहार में 6 दिन का भी मुख्यमंत्री देखा है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने। उस लंबे राजनीतिक अस्थिरता के दौर ने बिहार के विकास को पीछे किया और लोग इसी चक्कर में लगे रहे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन अगला बनना चाहता है। राजनीतिक स्थिरता लौटी 1990 में, लेकिन वो लौटी लालू जी के फॉर्म में। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनका अपना नजरिया था कि सामाजिक न्याय के जरिए बिहार को सुधारा जा सकता है। और जो लोग बिहार के जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, उनको ये मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि लालू जी के राज में शुरुआती सालों में जरूर समाज के वंचित समाज के लोगों को आवाज मिली, इसमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लालू जी की अज्ञानता कहिए या उनकी राजनीतिक चतुरता कहिए, जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज दिया उन वर्गों को लालू जी ने शिक्षा नहीं दी, उन वर्गों को उन्होंने भूमि नहीं दिया, उन वर्गों को उन्होंने पूंजी नहीं दी, उनको सिर्फ अपना आवाज लगाने वाला समर्थक बनाकर रखा। उसके बाद आपने देखा दौर नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के 17 साल के कालखंड को आप 2 भाग में बांट दीजिए। पहला दौर 2005 से 2012 और 13 का, जब आपको हमको बिहार के करीब करीब ज्यादातर लोगों को बिहार सुधरता हुआ दिखा। इसलिए दिखा कि इतना अंधेरा था लालू जी के राज में, एक छोटा सा दिया भी आपको ज्यादा प्रकाशमान दिखा। और दूसरा, कुछ जमीन पर काम हुआ भी, तो आपको वो जो सुधार दिखा, एक वो आशा जगी। वो इसलिए जगी कि उस समय इस राज्य में पहली बार राजनीतिक स्थिरता लौटी। जो 2 दल मिलकर काम कर रहे थे, उन्होंने समाज में विकास को मुद्दा बनाकर 7-8 साल शासन चलाया। लेकिन 2012 में जब मोदी जी का प्रादुर्भाव शुरू हुआ देश में, उसका एक अनवांटेड खामियाजा बिहार के लोगों को भुगतना पड़ा कि मोदी जी के राइज के साथ, मोदी जी के उदय के साथ बिहार में राजनीतिक और स्थिरता फिर से वापस आ गई। जो नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ठीक चल रही थी, वो पहली स्थिरता शुरू हुई, नीतीश जी ने एनडीए छोड़ा। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि कैसे राजनीतिक और स्थिरता से विकास की कीमत चुकानी पड़ती है। नीतीश कुमार वही हैं, बिहार वही है, व्यवस्था वही है, लेकिन 2005 से 2012-13 का नीतीश कुमार का कालखंड और 12 से 22 के कालखंड में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क इसलिए है कि 2012 से 2022 के बीच में नीतीश कुमार की ये पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, 6वीं सरकार है। 10 वर्ष में 6 सरकार हो गई। 12 में उन्होंने भाजपा को छोड़ा तो फिर विकास चला गया हाशिए पर, इस चिंता में रहे कि माइनॉरिटी की सरकार कैसे चलेगी। 14 में लोकसभा में उनकी पार्टी हार गई तो उन्होंने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को बना दिया, तो 9 महीना वो सरकार चली। फिर उनको लगा कि मांझी जी के आने से तो पूरा ही गड़बड़ हो गया, फिर वापस आए, ये तीसरी सरकार हुई। फिर महागठबंधन बनाकर लड़े, वो 4थी सरकार 15 में। 17 में पुनः भाजपा में चले गए, वो 5वीं सरकार। और अभी फिर वापस
जीतने के बाद भाजपा के साथ राजद में चले गए। ये 6वीं सरकार। नीतीश कुमार वही हैं, बिहार की व्यवस्था वही है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, ये आज के दौर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 65 से 90 के दौर में क्या हुआ होगा। जो आदमी नेता है उसकी चिंता यही है कि उसकी कुर्सी किसी तरह बची रहे। तो इस बात को समझिए कि बिहार की जो गरीबी है, बिहार का पिछड़ापन है, ये किसी एक दल का, किसी एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, ये लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस है। 50-60 साल से हम लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि हम बिहार को सुधार देंगे, तो लिख कर रखिए, दो ही बात हो सकती है। या तो वो आदमी इतना बड़ा मूर्ख है कि उसको समझ नहीं है कि बिहार की समस्या कितनी बड़ी है, या फिर वो सिरे से सबको मूर्ख बना रहा है, जीतने के बाद वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। आप सुधार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि समाज के स्तर पर जब तक प्रयास नहीं होगा, यहां कौन ऐसी समस्या है जो लोग जानते नहीं। सबको मालूम है क्या समस्या है। आपकी नजर में भ्रष्टाचार है, किसी के नजर में शिक्षा है, किसी के नजर में चिकित्सा है, किसी के लिए सड़क महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसी के लिए रोजगार मुद्दा है, लेकिन सबको जानकारी है। आप पहले यह समझिए कि ये सब जानकारी के बावजूद आप और हम बिहार को सुधार क्यों नहीं पा रहे हैं। सुधार इसलिए नहीं पा रहे हैं कि बिहार में गरीबी से निकलने के जो 3 रास्ते हैं, मूलभूत रास्ते, वो तीनों रास्ते बंद हैं। पहला रास्ता है शिक्षा। अगर आप पढ़ाई लिखाई आपका बच्चा कर ले, आप गरीब घर के हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। तो बिहार में तो पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, ये सबको मालूम है। स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज में डिग्री बंट रहा है, पढ़ाई तो दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो शिक्षा वाला रास्ता ही बंद है। दूसरा रास्ता यह है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ाई नहीं है, अगर आपके पास खेती योग्य भूमि हो, तो आप खेती किसानी करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बिहार में पिछले 70-75 वर्ष में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं हुआ। इसका परिणाम यह है कि बिहार में 60% आदमी भूमिहीन है। देश में 38% लोग भूमिहीन हैं, बिहार में 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है, और जो 40% लोग जो खेती किसानी करते हैं जिनके पास जमीन है, उनमें से 90% मतलब 36% जो लोग हैं 40 में से, वो ऐसे लोग हैं जो 1.5 एकड़ से कम की खेती करते हैं, वो बिल्कुल मार्जिनल किसान है। तो बिहार में 4% आदमी ऐसा है जो खेती कमाने के लिए कर रहा है। जो 36% आदमी है, बाकी का आदमी है या तो खेत में मजदूर है, या खेती वो करता है खाने वाली, कमाने वाली खेती नहीं करता है। वो उतना ही उपजाता है जो उसका बाल बच्चा खा ले। गेहूं उपजा रहा है, उसमें आपने देखा होगा सरसों छींट दिया है ताकि गेहूं खरीदना न पड़े, और सरसों का कुछ तेल भी हो जाए ताकि उसको बाजार से तेल न खरीदना पड़े। तो यहां पर ज्यादातर जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, वो खाने वाली खेती करते हैं, कमाने वाली खेती नहीं करते हैं। कैश क्रॉप का यहां कोई सिस्टम ही नहीं है। कैश क्रॉप के नाम पर लोग गन्ना जानते हैं, वो भी मिलों के बंद होने से ज्यादातर लोगों ने गन्ना की खेती भी बंद कर दी है। तो धान गेहूं उपजाना है, 1 बीघा में कितना ही धान गेहूं उपजा लीजिएगा, उतना ही उपजाइएगा कि आपका बाल बच्चा खा लेगा। तो ये दूसरा रास्ता आपके लिए बंद है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो आपकी चर्चा कोई नहीं यहां करता है, वो है पूंजी की अनुपलब्धता। बिहार में बेरोजगारी और गरीबी की एक बड़ी वजह यह है कि यहां लोगों के पास पूंजी नहीं है। इसकी चर्चा आपको कोई नहीं करता। मैं आपको 2 मिनट समय लेकर लंबा थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन आप इसको समझिए। बिहार में रोजगार का और गरीबी से निकलने का एक तरीका है कि लोगों के पास पूंजी हो, लोग स्वरोजगार करें। पूंजी लोगों के पास है नहीं। क्यों नहीं है? पूंजी आता कहां से है? समाज में पूंजी आता है जो पैसा आप और हम बचत करते हैं, इस पैसे को बैंक में रखते हैं, और बैंक उस पैसे के एवज में लोन देता है उन लोगों को जो घर बनाना चाहते हैं, स्वरोजगार के लिए कोई काम करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। इसको नापने के लिए, मापने के लिए एक पैमाना है जिसको कहते हैं CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब कितना पैसा हम लोगों ने बैंकों में रखा,
बैटरी है हरी, कितना पैसा आपने बैंकों में रखा और बैंकों ने कितना पैसा आपको ऋण के तौर पर समाज को वापस दिया। तो देश में रिजर्व बैंक इसका आंकड़ा जारी करता है, वो बस उसके आपको पता चलेगा कि ये रेशियो है 70%। मतलब अगर देश के लोग बैंकों में 100 रुपया रखते हैं तो 70 रुपया बैंक वाले जो हैं वो ऋण के तौर पर समाज को वापस देते हैं। बिहार में 1990 में जब लालू जी सरकार में आए तो सीडी रेशियो था 38%। मतलब 100 रुपया बिहार के लोगों ने बैंक में जमा किया तो बैंक ने 38 रुपया लोन दिया। वो जब लालू जी का दौर चला, जब यहां जंगल राज की संज्ञा जिसको दी गई, तो सीडी रेशियो घटते घटते हो गया 23%। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो 2004-05 में सीडी रेशियो बिहार में था 23%। मतलब 100 रुपया बिहार के लोगों ने बैंक में जमा किया तो बैंकों ने सिर्फ 23 रुपया ऋण दिया। नीतीश जी के 17 साल के सुशासन में वो वापस बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 40%। तो पिछले साल इसका असर क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूं। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। अगर 70% के हिसाब से बैंकों ने ऋण दिया होता तो बिहार की जनता को 2,80,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर मिलता। लेकिन मिला कितना? 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में भेज दिया जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। तो आप और हम बच्चों के पलायन की बात कर रहे हैं, आप और हम मजदूरों की पलायन की बात कर रहे हैं। पिछले 30 वर्ष में बिहार से सबसे बड़ा पलायन हुआ है पूंजी का। 1990 से आरबीआई का डेटा बता रहा है कि 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से बैंकों ने आधिकारिक तौर पर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का जमा पैसा उठाकर दूसरे राज्यों में जाकर ऋण दे दिया। तो आपके पास शिक्षा है नहीं, जमीन है नहीं और पूंजी है नहीं तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? चाहे जितना हाथ पांव मार लीजिए, जितना भ्रष्टाचार को कम कर लीजिए। मैंने देश के हर राज्य में काम किया है। बिहार में भ्रष्टाचार का आलम चाहे जितना ज्यादा हो, ऐसा नहीं है कि दक्षिण के राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में, तमिलनाडु में भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन वहां लोगों के पास शिक्षा है, जमीन है, खेती लाभदायक है और पूंजी है। लोग हर तरह का व्यवसाय कर रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार के लोगों को मिला होता ऋण के तौर पर तो कितना ज्यादा आदमी घर बनाता, कितने ज्यादा लोगों ने गाड़ियां खरीदी होती, कितने लोगों ने रेडीमेड का दुकान खोला होता, कितने लोगों ने मछली का कारोबार, अंडे का कारोबार शुरू किया होता। उससे लोगों को रोजगार मिलता। जितना घर बनेगा उतना सीमेंट खपेगा, उतना लोग मजदूरी करेगा, उतना रोजगार मिलेगा। और ये कितनी बड़ी रकम है कि पिछले 30 साल में पूरे बिहार सरकार का बजट ही नहीं है 26 लाख करोड़। और 26 लाख करोड़ हम लोग सोच रहे हैं कोई बाहर से आके यहाँ उद्योग लगाए और आपका हमारा जो पैसा है ये पैसा बैंक वाला दूसरे जगह भेज रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बैंक की स्वतंत्रता है, ये उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है और कमिटी है। मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में सारे बैंकों को ये जवाब देना पड़ता है कि जो पैसा आप राज्य में जमा ले रहे हैं उसके एवज में लोगों को कितना ऋण दे रहे हैं। लेकिन जैसे बिहार में दूसरी डिपार्टमेंट वाले मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, वैसे बैंक भी उनकी बात नहीं सुन रहा है। तो पैसा वो दे ही नहीं रहा है। और अगर ये पैसा मिलता तो मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में लोगों को यहां रोजगार मिलता। और इसकी चर्चा बिहार में कोई नहीं करता है। आप फाइनेंस मिनिस्टर से जाकर पूछिएगा, उसको पता भी नहीं है ये होता क्या है, सीडी रेशियो क्या होता है। 26 लाख करोड़ के पलायन के पर अगर आपने कोई लेख पढ़ा हो तो हमको बता दीजिए। आरबीआई रोज इशू कर रहा है अपने ईयरली रिपोर्ट में कि बिहार में हालत खराब है, पैसा यहां से बाहर जा रहा है। लेकिन बिहार की सरकार को, बिहार के लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है और या हम लोग इस पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। अब ये सब बात है, लेकिन इसके बावजूद क्यों हमारी स्थिति खराब है?
क्योंकि सब बात जानल जाई, 5 साल बतियावल जाई, लेकिन जहिया वोट होई तो बिहार में तो 4 गो बात याद बा। पहला बात, हमार जात का बा, के हमारा जात के खड़ा बा, ओकरे के दियाई। लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। बिहार में वोट 4 चीज पर लोग देते हैं। पहला है भैया हमारा जात क्या है, जात वाले को वोट देंगे। जो जात से बच गया वो धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना के नाम पर वोट दिया है। अभी पिछला लोकसभा हुआ था, आपने संकल्प लिया था कि अब की हाली है एमपी के वोट ना दे, 5 वर्ष मुंह नहीं के देखले। जहिया चुनाव आई सब कोई घेर ले लसरुआ के, अरे तो नाली गली में जुराइल बड़ा, ऊपर देखो, ऊपर मोदी जी के देखो, ऐजा पाकिस्तान हो गई तू अजुराइल बड़ा जात पात में, जल्दी चलो भाजपा के वोट दो। तो जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में खाली जाते पर वोट पड़ रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि मोदी जी के जात का तो एको आदमी बिहार में नहीं रहता है। तो जात एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन एकमात्र फैक्टर नहीं है। जो जाति से बचा वो धर्म के नाम पर वोट दे रहा है, जो दोनों से बच जा रहा है वो लालू जी के डर से भाजपा को वोट दे रहा है। ए भैया जाए जी, कतनो रोड खराब बनो, कतनो कुछो बा, कतनो नेता बदमाश बा, हम लालू जी के अपराध वाला राज ना चाहिए। जाके फिर डरे भाजपा को दबा दिया।